हेलो। अब हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक तो हमारा हो गया था इकोनॉमिक वेलफेयर। हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, बेसिकली हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर हमें सारी स्कीम्स पढ़नी हैं जो गवर्नमेंट ने हमारे लॉन्च की हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए। सर हमारे मतलब जनरल पब्लिक के लिए, पूरी कंट्री के लिए इकोनॉमिक वेलफेयर, पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर कैसे हो उसके लिए। तो लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज abolished the damidari system and introduced the land reform program to do away with the old, अभी जो वर्ड लिखा है सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इंडिया। अबॉलिश मतलब होता है खत्म करना, अबॉलिश मतलब क्या होता है खत्म करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना। तो कह रहे हैं पहले जमींदारी सिस्टम चलता था, सॉरी जमींदारी सिस्टम, पहले टाइम में एक जमींदारी सिस्टम चलता था। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने उस जमींदारी सिस्टम को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, उसको खत्म कर दिया है। एंड इंट्रोड्यूस अ लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम, और उसकी जगह पर एक लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। डू अवे विद द ओल्ड, जो भी वर्ड लिखा हुआ है सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रूरल इंडिया। तो सिंपल सा इस कहने का मतलब यही है, क्योंकि वो वर्ड क्लियरली लिखा नहीं है तो मैं इसको सिंपल सा मीनिंग बता दूँ क्या लिखा हुआ है। किसका मतलब है कि एक जमींदारी सिस्टम में कुछ फ्लॉस थे, जमींदारी सिस्टम में कुछ कमियां थी, कुछ बुराइयां थी। तो एक लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि जमींदारी सिस्टम के अंदर जितनी भी फ्लॉस थे, जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी कमियां थी, वो सारी क्या हो सके, दूर हो सके। ठीक है, तो पहली स्कीम हमने कौन सी देखी, लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम। फिर कह रहे हैं राइट टू फेयर कंपनसेशन, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन। सर ये भी लैंड वाला है, हाँ। रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2013 was passed by the parliament in September 2013. This act came into force from January 1, 2014. The act aims to establish the law on land acquisition as well as the rehabilitation and resettlement of those directly affected by the land acquisition in India. The act provides fair compensation to those whose land is taken away, transparency in the process of acquisition of land to set up the factories or building infrastructural projects, and assures rehabilitation of those affected. The act has replaced the Land Acquisition Act 1894, a nearly 120 years old law enacted during British rule. क्या कह रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर कुछ क्या कह रहा है उसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बेसिकली फैक्ट बताता हूँ कि होता क्या था पहले। एक वर्ड आ रहा है लैंड एक्विजिशन, एक वर्ड आ रहा है रिहेबिलिटेशन, एक वर्ड आ रहा है रीसेटलमेंट। ठीक है, आज से अगर हम 20-22 साल पहले चले जाएं, और से 20-22 साल पहले भी नहीं जाना और ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना, तो अगर आज से आप 8 साल पहले जाते हो, यानी 2014 से पहले जाते हो, यानी इस बिल के इंट्रोड्यूस होने से पहले के टाइम पीरियड में जाते हो, तो क्या होता था, चलो ये भी बात देखते हैं। एक ऐसा है बेसिकली, आपको पता है कि गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, मतलब गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट करना होता है, तो उसके लिए उसको कोई लैंड वगैरह चाहिए होती है, तो वो कैसे लेती है। सपोज करो उन्हें एक आगरा में एयरपोर्ट बनाना है, बनाना है, सपोज करते हैं, और वो बनाना है कमलानगर में। अब कमलानगर में तो एयरपोर्ट बनाने के लिए जगह है नहीं, तो क्या होगा, तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को बनाना ही है। अब सर क्यों बनाना है, उनके कुछ अलग रीजन्स हो सकते हैं, हम उन रीजन्स पर नहीं जा रहे हैं, गवर्नमेंट के कुछ अलग रीजन्स हो सकते हैं, तब उनको कमलानगर में ही बनाना है। तो कमलानगर में पता क्या करेंगे, अब दिन उसको उनको जिस जगह पर बनवाना है, अब वो जगह तो खाली है नहीं, पूरा कमलानगर भरा हुआ है, लोकेलिटी रहती है इतनी सारी, तो वो क्या करेंगे, उस जमीन को कंपल्सरीली एक्वायर करेंगे। कंपल्सरीली मतलब क्या, आपसे पूछेंगे नहीं,
जिस जगह पे उनको लैंड बनाना है, अब उस जगह पे तो लोगों के घर आ रहे होंगे, तो उन लोगों से पूछेंगे नहीं कि क्या आप लोग अपना घर बेचेंगे, हमें यहाँ पर एयरपोर्ट तैयार करना है, हम आपका घर तुड़वा कर हम आप एयरपोर्ट बनाएंगे, तो आपसे पूछेंगे वो क्या करेंगे, कंपल्सरी एक्वायर करेंगे। क्या करेंगे? एक्वायर। क्या करेंगे? एक्वायर। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना, ये तो सही बात है नहीं, ये तो सही बात है नहीं। हाँ, तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया। गवर्नमेंट को धीरे पता चला कि इससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट को पता चला इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेकर आए। इस एक्ट का ये नाम है, ये पूरा नाम है इतना बड़ा, इस लॉ का नाम है इतना बड़ा। 2 मिनट को जरा मैं कैंसिल करके चालू करता हूँ, हैंग हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया, उस इस एक्ट के अंदर उन्होंने प्रोविजन डाला। सर एक्ट बनाकर प्रोविजन क्यों डालते हैं? कोई बात कहें तो ऐसी कह दो। अगर आप ऐसी मुझसे कोई बात बोलोगे तो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लॉ में लिखी हुई है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, इसलिए ये लॉ बनाए जाते हैं। आपको सर तो वो वैसे भी कह सकते थे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, तो ये लॉ बनाएगा। अब इस लॉ से क्या किया गया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपका घर तो अब दे लेंगे, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम आपके अकेले की वजह से हम प्रोजेक्ट नहीं रुकेंगे, हम तो घर खरीदेंगे। हाँ, लेकिन हम आपको पता क्या करेंगे, हम आपको पता क्या करेंगे, एक हम आपको ना एक फेयर कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन मतलब क्या, आपका जो लॉस होगा उसको पे करने के लिए जो अमाउंट देते हैं उसको बोलते हैं कंपनसेशन। लॉस को बियर करने के लिए जो भी हम पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं कंपनसेशन। तो आपको एक तो घर जा रहे हैं तो घर की कॉस्ट तो आप लो ही लो, फिर उस घर के अलावा आपको वहाँ पे मतलब सारे काम वगैरह आपको उस घर से जुड़े होते हैं, तो उस काम की भी आप कॉस्ट हमसे ले लो, उस काम के भी आप हमसे क्या ले लो, पैसे ले लो। तो एक एक्ट लाएगा, जिस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन डाला गया कि अगर आप ऐसे किसी को घर तोड़वा रहे हो, किसी का घर एक्वायर कर रहे हो, लैंड एक्वायर कर रहे हो, तो उसका फेयर, एक फेयर मतलब एक उचित, एक सही रेट, एक सही प्राइस उसको क्या करो, प्रोवाइड करो। किसको? जिसकी लैंड आप ले रहे हो। ठीक है, ये और अगर कोई आप ऑनेस्टली भी खरीद रहे हो, एक्वायर नहीं कर रहे हो, अगर आपको मतलब कंपल्सरी एक्वायर नहीं कर, सामने वाला खुद से बेचना चाह रहा है, तो जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस में टाइम ही लगना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, उसके अकाउंट में पैसे आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस है ना एक्वायर करने की, जो प्रोसेस एक्वायर करने की, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ, इसमें क्लैरिटी लाओ। लोग कुछ टाइम पहले हम जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पूछने जाते थे कि क्या चल रहा है, हमारा स्टेटस, हमारा घर आप हम बेचने के लिए रेडी हैं, आपने हमारा घर खाली करवा दिया, अब हमारा पैसे दो हमें, क्या चल रहा है, कैंसिल, हमारा घर अभी तक बिका भी कि नहीं बिका। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले कहते थे हमें नहीं पता, अभी जो ऊपर चल रहा है, जो चल रहा है, ये जो हमारे सीनियर हैं, हमारे हेड ऑफिस में काम चल रहा है, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो एक प्रोसेस लेके ट्रांसपेरेंसी, उस ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, अब जहाँ जो काम चल रहा है रियल स्टेटस आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ आपका घर जो है, आपके घर जो बिका है वो पूरा बिक चुका है, सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो चुकी है, आपका सेट पेमेंट, तो पेमेंट के लिए चेक इशू हो चुका है, बस आपके अकाउंट में डिपॉजिट होने के लिए रह गया। तो सारी ट्रांसपेरेंसी आगे, सारी प्रोसेस जो जो काम आपका हो रहा है वो आपको डिटेल दिख रहा है। तो ये इसके अंदर प्रोविजन ये भी लाया गया। ठीक है, और एश्योर किया गया। अब ऐसा थोड़ी है आपने उनका घर तोड़वा दिया, आपने उनको पैसे दे दिए, अरे अब उनको घर एक्वायर भी तो करना पड़ेगा ना अपना, तो उनको एश्योर करो कि आप उनको क्या करोगे, रिहेबिलिटेट कराओगे। रिहेबिलिटेट मतलब क्या, उनको उनका घर दिलवाओगे, उनको घर दिलवाओगे, उनको उनकी नई जगह पर रहने में हेल्प कराओगे। किनको? ऑफ दोज अफेक्टेड, यानी जो अफेक्ट हुए हैं, ये परेशानी हुई है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पैसे लेके, जिन्होंने खुद से जगह देख ली थी तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जगह देख ही नहीं पा रहे हैं, या फिर उन्होंने, आपने जो घर बेचा है उसकी कॉस्ट सपोज करो 25-30 लाख रुपए है, अब वो घर खरीदने जा रहे हैं। अब आपने उनसे घर खरीदा, मतलब एक्वायर किया, तो आपने उनको पे किया 25-30 लाख रुपए, जो उस घर की शेयर प्राइस थी। अब वो दूसरा घर लेने जा रहे हैं, वहाँ पे उनको जो घर मिला है वो 70-80 लाख रुपए से कम मिल ही नहीं रहा, अब उतने पास उनके पास इतने पैसे नहीं। तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, गवर्नमेंट को क्या करे, हेल्प करे रिहेबिलिटेट कराने में। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करे, उसको रिहेबिलिटेट कर, उनको रिहेबिलिटेट कराने में क्या करे, हेल्प करे। तो बेसिकली ये एक्ट का मेन, ये बेसिकली इस पॉइंट का मेन क्रक्स है। ठीक है, तो एक लॉ लाया गया इस परेशानी को दूर करने के लिए। इस तरह से परेशानी क्या थी वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, परेशानी मैंने आपको बताई, और परेशानी कैसे दूर की गई, इस तरह से परेशानी को दूर किया गया। तो एक ऐसा एक्ट आएगा, राइट टू फेयर कंपनसेशन, एक राइट हमें मिला उससे कि हम फेयर कंपनसेशन ले सकें।
ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्वायर होगी तो ट्रांसपेरेंसी इस प्रोसेस में। रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, हमें रिहेबिलिटेट करना है, रीसेटल होना है दूसरी जगह पर, तो उसमें भी हमारी हेल्प हो। तो ऐसा एक बिल पास हुआ 2013 में, ठीक है, सितंबर 2013 में पास हुआ। और ये एक्ट इन फोर्स, यानी ये एक्ट काम कब से करना स्टार्ट कर दिया इसने, 1 जनवरी 2014। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। जो बिल पास हुआ था वो सितंबर में होता है, और ये इन्फोर्स कब आया था, ये जनवरी 14 में। द एक्ट एम्स टू एस्टेब्लिश द लॉ ऑन लैंड एक्विजिशन, इस एक्ट का एम क्या है, इस एक्ट का एम क्या है कि वो क्या कर सके, एक लॉ बनाए। एक क्या बनाए, लॉ बनाए। किस चीज़ पर लॉ बनाए, लैंड एक्विजिशन पर, है ना, रिहेबिलिटेशन पर और रीसेटलमेंट पर ऑफ दोज हु डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द लैंड एक्विजिशन, जो अफेक्टेड हुए हैं इंडिया में उनके पास। इंडिया में क्यों लगा हुआ है? अरे इंडिया के अंदर एक्ट आया ना, और हम इंडिया के अंदर ही घर तोड़वा रहे हैं, तो हम इंडिया में तो आपकी हेल्प करेंगे, इंडिया के बाहर थोड़ी आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए इंडिया, ठीक है। ये मैंने पॉइंट पढ़ाई दिया, दोबारा से पढ़ लेना। फिर लिखा है द एक्ट हैज रिप्लेस द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। वो करिए एक्ट है ना, इस एक्ट ने रिप्लेस किया, यानी किसी की जगह ली, किसकी जगह ली, एक लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 का, ये क्या पहले से एक लॉ था, नया लॉ लाए? हाँ, पहले लॉ था, लेकिन उस लॉ में, पहले उस लॉ में ये वाले प्रोविजंस थे नहीं, ये वाले प्रोविजंस थे नहीं, तो लोगों को बेनिफिट ही नहीं मिलते थे। तो ये बेनिफिट ऐड करने के लिए वो नया लॉ लेके, ऐसे नया लॉ लेके तो इसी एक्ट को अमेंड कर देते। नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रिटिश का टाइम बहुत पुराना था, इसमें बहुत सारी चीज़ें पुरानी थी, बहुत सारी चीज़ चेंज करनी थी। अब इसमें चेंजेस करते इसका बढ़िया, उन्होंने सोचा कि इसमें चेंज करने बहुत टाइम लगेगा, नई एक्ट बना देते हैं। तो कम से कम 120 साल पुराना लॉ था, जो ब्रिटिश रूल के टाइम बनाया गया था, ब्रिटिश रूल के टाइम में एक्ट किया गया था, उसको बिल्कुल उन्होंने रिप्लेस करके नया एक्ट बना दिया, ठीक है। अच्छा, नई स्कीम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी इकोनॉमी के लिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज and some key industries have been done to ensure that ownership of material resources of the community are so distributed so as to obtain best service of common good। मतलब क्या है? मतलब क्या है, मैं आपको मतलब कैसे समझाऊं? आपको मतलब कुछ टाइम पहले क्या होता था, कुछ टाइम पहले क्या होता था, मतलब हम इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, जस्ट आफ्टर की, या फिर इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं कर पाई थी। आज के टाइम पर हम देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ कंपनीज हमारे यहाँ पर हैं। उस टाइम पर इतनी सारी कंपनीज भी नहीं होती थी। उस टाइम पर जैसे तो 10, 12, 15, 16, 20, 25 कंपनीज होती होंगी। तब पूरी कंट्री को चलाने के लिए, पूरी कंट्री में जो भी गुड्स, जो भी या सर्विस डिलीवर करनी है, उसके लिए केवल 20-25 से प्लेयर होते थे, यानी 20-25 से लोग होते थे, 20-25 से कंपनी होती थी। तो पूरी कंट्री को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए सारा कंट्री में 20-25 लोगों के पास ही होता था, जी करता। बैंक्स भी इतनी ज़्यादा थी नहीं, बैंक्स भी इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो बैंक्स भी थोड़ी बहुत कम थी, सब लोग उसका यूज़ भी नहीं ले पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको नेशनलाइज किया। नेशनलाइज मतलब क्या किया, पूरे देश में फैलाया, पूरे देश भर में फैलाया। उस फैलाने से क्या हुआ, एक तो ओनरशिप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ओनरशिप क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ओनरशिप कह लो, या फिर मैं कहूँ ये जो रिसोर्सेज थे, सबसे बड़ी बात, रिसोर्सेज जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए कम्युनिटी के बीच में। कम्युनिटी मतलब हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। पहले वो थोड़ी थोड़ी जगह पर फैले हुए थे, वो क्या कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह पर थे, अब उसको पूरे देशों में फैला दिया गया, ताकि सभी लोग ले पाए, ताकि सभी लोग ले पाए, ताकि सभी लोग उसको क्या ले पाए, बेस्ट सभी ले पाए। कॉमन गुड मतलब क्या, अब सभी को वो कॉमन यूज में लगे। पहले कुछ लोग ही यूज कर पाते थे, जहाँ पर वो बेसिक। अब उन्होंने कहा कि इसको नेशनलाइज करो, पूरे देश भर में लेके आओ, ताकि सभी लोग कर पाए। तो एक नेशनलाइजेशन ये वर्ड है, आप इसको याद रख लेना, है ना। In order to ensure just payment to workers and equal pay for equal work, the payment of wages is governed by the government, which has enacted legislation to the effect that the payment to be made according to the minimum wages act 1948 as amended from time to time।
दिक्कत पहले ये भी आती थी कि फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, कोई किसी को 10,000 रुपये दे रहा है, कोई किसी को 12,000 दे रहा है, कोई किसी को 6,000 रुपये दे रहा है, कोई किसी को 4,000 रुपये दे रहा है, कोई किसी को 2,000 रुपये दे रहा है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अब सपोज करो कोई सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करे, उसको अगर 4-4 5-5 2-2 3-3 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो ये गलत है। बहुत कम पेमेंट मिल रहा है, तो कम से कम एक, यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा मैं बता रहा हूँ, एक कम से कम मिनिमम वेज तो डिसाइड हो कि मिनिमम तो इतना मिलना चाहिए, एक मिनिमम इतना तो अमाउंट मिलना चाहिए कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। फिर कभी कभी क्या किसी इंसान, दो लोग हैं, दोनों ही 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, एक को 10,000 मिल रहे हैं, एक को 15,000 मिल रहे हैं, ये भी गलत है। सेम काम कर रहे हैं, ये नहीं कि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं सेम स्पीड से कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो इक्वल पे होना चाहिए फॉर इक्वल वर्क। अगर लोग सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए कर रहे हैं, तो उनको अमाउंट भी कितना मिलना चाहिए, सेम ही मिलना चाहिए। तो ये सारे प्रोग्राम्स ऐड करने के लिए, बेसिकली वर्कर्स के बेनिफिट के लिए, ये चीज़ें ऐड करने के लिए एक नया एक्ट लाएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। 1948 मतलब कि एक्ट का नाम ही होता है, ये हमें बताता है किस ईयर में आए हैं। ठीक है, तो केवल वर्कर्स के पेमेंट के लिए, एक तो वर्कर्स को पेमेंट हो टाइम पर, ठीक है, और वो इक्वल हो, है ना, और वो इक्वल हो, ठीक है। तो उसके लिए एक एक्ट लाएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम अमेंड होता रहता है। टाइम टू टाइम अमेंड क्यों होता रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या डिसाइड किया जाता है, मिनिमम वेज। अब मिनिमम वेज, अब महंगाई बढ़ेगी तो मिनिमम वेज भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन हमारा बढ़ता है, वैसे वैसे इसके अंदर अमेंडमेंट आते जाते हैं, और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं। आयुष्मान भारत योजना बहुत लेटेस्ट है, ये शायद तो उस टाइम की है जब आप बॉर्न भी नहीं हुए थे, ठीक है। अब एक लेटेस्ट आई है आपकी आयुष्मान भारत योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम। दो चीज, एक वर्ड यहाँ पे आया, मैं बाद में बताऊंगा चीजें। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्कीम तो आपको पता है कोई ना कोई प्लान होता है बेसिकली जो लॉन्च किए जाते हैं, प्लान को स्कीम बोलते हैं लेकिन यहाँ पे वो लिखे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, इसका मतलब क्या है, दो चीज़ होती हैं, तो सेंट्रल या फिर स्टेट। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसका सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जहाँ पर सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। तो ये कौन सी स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्योंकि इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो क्या लिखा हुआ है, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना एक क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम, ये हेल्थ पर बात करती है, ठीक है। कैसे आप देखोगे आयुष्मान का मतलब हेल्थ होता है, तो आयुष्मान का मतलब भी हेल्थ होता है। जो कब लॉन्च हुई थी, 2018 में, रिसेंट ही लॉन्च हुई है, अभी 3 साल पहले। इसका क्या पर्पज था, हेल्थ के बारे में था, लेकिन क्या पर्पज था, इट इज एन अम्ब्रेला ऑफ टू मेजर हेल्थ इनिशिएटिव्स नेमली, यानी सिर्फ एक अम्ब्रेला है दो हेल्थ इनिशिएटिव्स का। तो अम्ब्रेला मतलब क्या, अम्ब्रेला क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हाँ, तो ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, ये आपकी क्या है, सेफ्टी के लिए है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इसके अंदर दो इनिशिएटिव्स ले गए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इसके अंदर दो चीजें लॉन्च की गई, स्कीम के अंदर भी दो चीजें थी, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने की बात की गई थी, और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की गई थी। और ये जो स्कीम है, दिस स्कीम विल कवर 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल, दिस स्कीम विल कवर 10 करोड़ पुअर एंड vulnerable families, providing coverage up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization। वो कह रहा है ये जो स्कीम है ना ये स्कीम 10 करोड़ लोगों को कवर करेगी। 10 करोड़ कैसे लोगों को, जो पुअर हैं या फिर वनरेबल फैमिली है। वनरेबल फैमिली मतलब क्या, पुअर है और मतलब बहुत ज़्यादा पुअर है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाए वो बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है, उनका मतलब किसी प्रॉब्लम का बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ जाए, ऐसे लोगों का। उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडिंग कवरेज, कवरेज मतलब क्या, बेनिफिट अप टू 5 लाख रुपीज, उनको ये 5 लाख रुपीज तक का बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। सर किस, पर पर्सन या पर फैमिली, पर फैमिली, सर पूरी जिंदगी में एक बार या हर साल, पर ईयर। तो क्या लिखा है, पर फैमिली मिलेगा, पर ईयर मिलेगा, ठीक है। फॉर सेकेंड एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप सेकेंड एंड टर्सरी केयर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन लेते हो तो आपको 5 लाख रुपीज का कवरेज है,
मिलेगा, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम आर पोर्टेबल, मतलब आगे पढ़ो 2 मिनट बताता हूँ। Across the country, and a beneficiary covered under the scheme will be allowed to take cashless benefits from any public or private empaneled hospital across the country। वो कह रहा है कि इस स्कीम का जो बेनिफिट है ना वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब क्या, आप कहीं भी हो, आप इंडिया में कहीं भी, बेसिकली इंडिया में है ना, अक्रॉस द कंट्री लिखा हुआ है, आप इंडिया में कहीं भी हो आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। एंड अ बेनिफिशियरी कवर्ड अंडर द स्कीम, जो बेनिफिशियरी स्कीम के अंदर कवर्ड है, विल बी अलाउड टू टेक कैशलेस। उसको केवल कैसे बेनिफिट ले, कैशलेस। अगर आप कहो कि नहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया और आप जाके बोलते कि मेरे को कैश दे दो ना, कैश नहीं मिलेगा आपको, आपके बैंक में आएगा, ठीक है। फ्रॉम एनी पब्लिक और प्राइवेट एम्पेनल्ड हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री। अरे बेनिफिट आप किससे ले सकते हो सर, सीधे गवर्नमेंट तो मांगोगे नहीं ना, तो गवर्नमेंट ने अपने कुछ हॉस्पिटल अलाउ कर रखे हैं, वो डिफाइन कर रखे हैं, तो उन्होंने कहा तो किसी स्पेसिफिक नहीं, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट एम्पेनल्ड हॉस्पिटल से, यानी जो एम्पेनल्ड है, गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल, आप उनसे बेनिफिट ले सकते हो। पीएमएसएम योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना एक ही ऐसी स्कीम है, क्या है स्कीम है, अंडर दिस स्कीम स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, एसएमएफ से शॉर्ट में बोलते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स आर गिवन 6,000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट of rupees 2,000 each, which is transferred directly to the bank accounts of the beneficiaries through direct benefit transfer scheme. The scheme aims to help small uh, small and marginalized farmers procuring various inputs to ensure proper crop health and appropriate yields and augment का मीनिंग, ये एक नया वर्ड आया है यहाँ पे, जो वर्ड मीनिंग इस augment का मतलब increase देख लेना, increase their income. The scheme will also help protect the farmers from falling in the clutches of money lenders. clutches मतलब प्रॉब्लम्स लिखना है, ठीक है। या फिर टेक्निकलिटीज लिख लेना, हार्डशिप्स भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम्स, टेक्निकलिटीज और हार्डशिप्स, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये स्कीम बेसिकली क्या है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, सम्मान हमारे फार्मर्स के रेस्पेक्ट के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम का बेसिकली पर्पस क्या था कि फार्मर्स जो है ना, जो फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा उनके क्रॉप वगैरह लाने में, उनकी क्रॉप वगैरह की पेस्टिसाइड वगैरह कराने में थोड़ा उनको हेल्प मिल जाए, उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि हम जो छोटे और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, अब ये स्मॉल फार्मर किसे कहते हैं, मार्जिनलाइज्ड फार्मर किसे कहते हैं, कि हर स्कीम के अंदर डेफिनेशन होती है कि कौन कौन इसके अंदर कवर है। तो ऐसे में फार्मर कौन से होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर क्या होती है, इस स्कीम के अंदर लिखा हुआ है, आप गूगल करके पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर उन्होंने कहा कि इस स्कीम के जितने फार्मर्स कवर होंगे, हम उनको साल में टोटल 6,000 रुपये दिया करेंगे, हम उसको उनको साल में क्या दिया करेंगे, ईयरली 6,000 रुपीज़ दिया करेंगे, और वो इन 3 इंस्टॉलमेंट, यानी क्वार्टरली एक तरह से हो गया, एक तरह से क्वार्टरली भी नहीं कह सकते हो, 4 ईयरली, आपको हर 4 मंथ में आपको एक बार 2,000 रुपीज़ मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो साल में वो कितने रुपये मिल गए, 6,000 रुपीज़ मिल गए, ठीक है। जो आपको, वो भी आपको कैश पे तो नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट आपको कोई कैश में पैसा देंगे नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आपने कैश में लेकर आप उसको घर में रखकर बैठ गए, अपने पर्सनल यूज में ले लो, नहीं, आपको सीधा डायरेक्टली वो किसमें मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट में मिलेगा, वो भी एक स्कीम के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। और इस स्कीम का बेसिकली हेल्प किया तो मैंने आपको बताया था, ताकि आप प्रोक्योर कर सको, प्रोक्योर मतलब मंगाना, ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना बेसिकली, या मंगाना अपने पास, ऑर्डर देकर मंगाना, ताकि वेरियस इनपुट्स में मंगा सको। इनपुट्स मतलब क्या, आपको फार्मिंग करने के लिए सामान चाहिए होता है, तो सामान, फार्मिंग करने के सामान आप लगाओगे ना, तो जैसे सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड करने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड्स वगैरह चाहिए, पेस्टिसाइड वगैरह चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए। तो ये चीज़ें मंगाने के लिए, ये चीज़ें प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है, क्रॉप की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पेस्टिसाइड वगैरह आपको चाहिए, पेस्टिसाइड वगैरह। तो इन चीज़ों को, और एप्रोप्रिएट यील्ड मिले तो कुछ केमिकल वगैरह आप उसके अंदर डालोगे उनकी सेफ्टी के लिए, कि इनसे जो आउटपुट निकले वो अच्छा निकले, बहुत ज़्यादा निकले। तो इन चीज़ों के लिए आपको उसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ेंगे, है ना। तो इन चीज़ों को खरीदने के लिए, पैसा प्रोवाइड कराने के लिए, उन चीज़ों को खरीदने के लिए थोड़ी सी असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई, ठीक है। और इससे उनकी क्या हो जाएगी, देयर बाय ऑगमेंट देयर इनकम, इनसे फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी। सर वो कैसे इंक्रीज होगी,
सर अगर ये स्कीम नहीं होती तो इन चीज़ों को मंगाने के लिए उनको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता, ठीक है। तो अगर खर्चा, अब इनको खर्चा नहीं करना पड़ता तो इनकी सेविंग हो गई। अब सेविंग हो गई तो वैसे इनकम इनकी हो गई कि नहीं हो गई? अब इनका पैसा सेव हो गया ना, इनकी इनकम बढ़ गई। या फिर हो सकता है, सर ये हो सकता है अगर ये खर्च करे ही ना तो अभी इनका बढ़ेगा नहीं। अगर ये खर्च नहीं करें इन चीज़ों पे तो इनको एक अच्छी ईल्ड नहीं मिलेगी। ईल्ड मतलब आउटपुट, इनको एक अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। और अगर अच्छा आउटपुट ही नहीं मिलेगा तो अच्छी सेल ही नहीं कर पाएंगे, अच्छी सेल ही नहीं कर पाएंगे, अच्छी इनकम हो नहीं पाएगी। तो इस स्कीम से क्या होगा, उनको इनकम, उनकी इनकम इंक्रीज होगी होगी। दिस स्कीम विल ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम फॉलिंग इन द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। तो वो कह रहे हैं ये जो स्कीम है बेसिकली फार्मर्स को बचाएगी किस प्रॉब्लम से? मनी लेंडर्स से पैसा मांगने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम से बचाएगी। अब आप कहोगे सर ये इतना बड़ा अमाउंट तो है नहीं कि मतलब 6,000 रुपये, ठीक है ज़्यादा नहीं है, बट अब गवर्नमेंट के पास एक इंसान तो है ना। अब गवर्नमेंट के तो देखा है तो करोड़ों फार्मर्स हैं, तो उनके तो 6,000 का करोड़ से मल्टीप्लाई करो तो उनके तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। तब यही मत कह देना कि सर गवर्नमेंट को कम एक एक 2-2 करोड़ रुपए देने चाहिए किसी को, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, PMUY, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। अंडर दिस स्कीम 5 crore LPG connections are to be provided to below poverty line households. This scheme provides a financial support of rupees 1,600 for each LPG connection to the BPL households. Providing LPG connection to BPL households will ensure universal coverage of cooking gas in the country. Besides, this scheme will empower women, protect their health, and reduce drudgery and the time spent on cooking. एक वर्ड लिखो यहाँ पर, एक नया वर्ड है ड्रजरी। देख लिया? इसका मतलब होता है हार्ड वर्क। टॉयल कह सकते हो, टॉयल कह सकते हो, हार्ड वर्क कह सकते हो। टॉयल की स्पेलिंग होता है TOIL। टॉयल का मतलब ये क्या होता है, हार्ड वर्क होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। उज्ज्वल कैसे देखोगे, उज्ज्वल मतलब क्या, उजाला। हर घर में उजाला, गैस से लाइट निकलती है, गैस से क्या होती है, लाइट होती है, उजाला होता है, तो ये वो उज्ज्वल योजना है। तो उज्ज्वल से याद रखना गैस, गैस मतलब LPG। तो इस स्कीम के अंदर ये वो स्कीम है जहाँ पर गवर्नमेंट ने भी लोग बोला कि जितनी भी लोग ब्लॉक पॉवर्टी लाइन आते हैं, ब्लॉक पॉवर्टी लाइन आते हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उन सभी लोगों को फ्री में क्या मिलेंगे, LPG का कनेक्शन होगा। यानी फ्री में तो बेसिकली होगा, उनके घर पे गैस का कनेक्शन होगा, ठीक है। जिससे आप अगर इस स्कीम के बारे में सर्च करोगे तो मतलब हमारे इंडिया में काफ़ी बेनिफिट हुआ है इस स्कीम से। काफ़ी गाँव में लोग चूल्हे पर, आप अगर जानते हो चूल्हे क्या होते हैं, तो चूल्हे पर खाना बनाते थे। लोगों के पास गैसेस वगैरह थे नहीं, जैसे हमारे घर में गैस कनेक्शन होते हैं। तो इस स्कीम के अंदर करोड़ों लोगों को बेनिफिट मिले, करोड़ों लोगों को, ठीक है। 5 करोड़ लोग लिखा भी हुआ है। 5 करोड़ LPG गैस कनेक्शन क्या हुए, प्रोवाइड हुए, ठीक है, पॉवर्टी लाइन वालों को। इसके साथ साथ इसके साथ साथ क्या हुआ, हर LPG कनेक्शन को क्या मिला, 1,600 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब क्या, 1,600 रुपये तक के जितने भी सिलेंडर, 1,600 रुपये तक के सिलेंडर जो होंगे उसके लिए पेमेंट इनको अपनी जेब से नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 1,600 रुपये का जो खर्चा जो होगा गैस का, सिलेंडर का, वो इस स्कीम के अंदर, वो इस स्कीम के थ्रू पे किया जाएगा, ठीक है। Providing LPG connections to BPC household will ensure universal coverage of cooking gas in the country. वो कह रहा है कि इसका जो बेनिफिट है बेसिकली वो पूरी यूनिवर्सल कवरेज है। यूनिवर्सल कवरेज के गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि मैं केवल एक स्पेसिफिक सिटी में या फिर स्पेसिफिक स्टेट में या फिर स्पेसिफिक रीजन में प्रोवाइड करूँगी। यूनिवर्सल कवरेज यानी पूरे पूरे इंडिया में बेसिकली उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी, ठीक है। बिसाइड्स इसके अलावा this scheme will empower women, protect their health and reduce drudgery and time spent on cooking. तो वो कह रहे इस स्कीम से ना वुमेन को काफ़ी हेल्प वो मिली है, मतलब सब बेनिफिट हुआ है। क्योंकि खाना बनाने का काम तो किसका होता है, होता है क्या बेसिकली, कौन बनाता है जनरली, वीमेन। तो अगर वो चूल्हे पर खाना बनाएंगे तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक
ठीक है, चूल्हे पे बनाएंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे गर्मी में, तो उनकी हेल्थ भी ख़राब होगी। तब उनकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी, जल्दी खाना बन जाएगा, मेहनत कम हो जाएगी, टाइम सेव टाइम सेव हो जाएगा, तो इन लोगों को बेनिफिट्स होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पी एम जे ए वाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, एक बार पढ़ते फिर हमको समझाता हूँ। अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का हाउस, पुक्का नहीं, पक्का हाउस, टू ऑल हाउसलेस एंड दोज हाउसहोल्ड हु आर लिविंग इन dilapidated houses। एक ये वर्ड लिख लो साथ के साथ, फिर मैं आपको बाद में लिखूंगा। हाउसलेस का मतलब पता होगा, हाउसलेस के पास घर नहीं है। और डिलेपिडेटेड का मीनिंग लिख लो, डिलेपिडेटेड। लिख लिया, नोट कर लिया अपने स्पेलिंग। अब मैं कैसे लिखूँ टूटे फूटे घर को, मैं इंग्लिश में कैसे लिख पाऊँ? क्रॉनिक, क्रॉनिक वर्ड आपको पता नहीं होगा। ब्रोकन हाउस रख लो, ब्रोकन हाउस, ब्रोकन हाउस है ना, ब्रोकन हाउस। ठीक है। The cost of assistance is to be shared between central and state governments in the ratio of 60:40 in plain areas and 90:10 for north, east and hilly areas. The assistance given to each beneficiary in the scheme is rupees 1,20,000 in plain areas and 1,30,000 in hilly states. Difficult areas integrated action plan for selected tribal and backward districts. The beneficiary is entitled to 90 days of unskilled labor from Manrega and can avail a loan up to rupees 70,000 for construction of the house. This house will be equipped with facilities such as a toilet, LPG connections, electricity connection, and drinking water. क्या मतलब सर स्कीम का? ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। आवास, आवास मतलब आवास निवास आपने सुना है? आवास मतलब रहना, घर। आवास मतलब क्या? घर, घर। तो ये स्कीम बेसिकली क्यों लॉन्च की गई? कि हर किसी को घर मिल सके, हर किसी को क्या हो, घर मिल सके। सभी के पास अपना अपना एक एक घर कम से कम हो, कम से कम एक घर तो हो। हाउसिंग फॉर ऑल ये लिखा हुआ है कि सबों के पास क्या अपना तो घर का हो। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर बेसिकली कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया एक सर्टेन अमाउंट का। ठीक है, लेकिन ये जो स्कीम थी ना, ये सेंट्रल या स्टेट की नहीं थी, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलकर थी। यानी इस स्कीम के अंदर जो खर्चा जो आएगा वो अकेली सेंट्रल या फिर अकेली स्टेट गवर्नमेंट नहीं उठाएगी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर उठाएंगे। सर दोनों मिलकर कैसे उठाएंगे? वो उनका आपस के बीच में एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट क्या है? वो 60:40 90:1 है कि वो रेशो में उठाएंगे। सर कब कौन सा रेशो लगाना है देख लेंगे। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिन लोगों के पास घर नहीं है या फिर घर है, वो घर कैसा है? टूटा फूटा, बहुत पुराना। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। किसके लिए? कंस्ट्रक्ट करने के लिए पक्का घर। आपको अगर एक घर बनवाना है तो आप उसके लिए हमसे पैसा ले सकते हो। ठीक है, और ये जो कॉस्ट है वो सेंट्रल स्टेट दोनों के साथ शेयर की जाएगी। अब वो शेयर कैसे की जाएगी? तो वो उन्होंने दो रेशो दिए, 60:40 और 90:1। तो 60:40 दी जाएगी, यानी 60:40 वहाँ पे वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहेगा 60% और स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर रहेगा वो रहेगा 40%। यानी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी 60% और स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी 40%। लेकिन अगर रही बात नॉर्थ एरियाज की, ईस्ट एरियाज की, हिली एरियाज की, तो वहाँ पे थोड़ा सेंट्रल ज़्यादा करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कम करेगी। ठीक है, 2 सेकंड रुकना ज़रा। हेलो, हाँ, क्या चीज़? हम्म, हाँ, हाँ,
बाद में करने का नहीं आ रही। तो एक काम कर, गूगल पे मत कर, प्ले स्टोर पे जन्माष्टमी डाल के सर्च कर दे, वहाँ पे आ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो जो नॉर्थ एरिया, जो ईस्ट एरिया, जो हिली एरिया, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ हम शेयरिंग ज़्यादा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब पहाड़ी एरिया पे घर बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे, तो हमारी इनकम ही इतनी नहीं होती कि हम आपको दे पाएँ। ये क्या? हाँ, ये चलो मैं आपको बताऊँ, नहीं बताऊँ, चलो बता ही देता हूँ। आपको पता है जो हिली एरियाज होते हैं, जो नॉर्थ एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उन स्टेट के पास ज़्यादा इनकम नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? एक तो कंट्री, एक तो सॉरी, उनका जो स्टेट, उनका जो रीजन है, वो पुरसुल काम नहीं करता। पुरसुल काम नहीं करता मतलब क्या? आधे टाइम पे यहाँ पर बर्फ गिरी रहती है, तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं। रोड ब्लॉक हो जाते हैं तो यहाँ पे काम ही नहीं हो पाता। तो तो पूरे साल में 12 महीने में से इनके यहाँ पे काम ही 8वां महीना होता है। और अदर स्टेट्स में देखा है तो और अदर स्टेट में तो 12 महीने काम होता है। लेकिन नॉर्थ में तो एकदम इतनी ठंड होती है कि यहाँ पे तो काम ही ज़्यादा नहीं होता, तो इनकी इनकम ही कम होती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ज़्यादा पैसा दे पाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया का डेवलपमेंट तो कराना ही कराना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ठीक है, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं तो आप ज़्यादा पैसा मत दो, आप 10% दे दो, कोई बात नहीं, आप 10% दो, केवल 90% हम दे देंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो असिस्टेंस है उसका अमाउंट तो बताओ, तो वो कह रहे हैं प्लेन एरियाज में हम खर्च करेंगे 1,20,000, और जो हिली स्टेट्स हैं वहाँ पे हम खर्च करेंगे 1,30,000। सर कैसा क्यों? वहाँ पे थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, वहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी है, तो वहाँ पे लेबर भी ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है, फॉर सिलेक्टेड ट्राइबल एंड बैकवर्ड स्टेट where the beneficiary entitled to 90 days of unskilled labor from मनरेगा। मनरेगा क्या? ये भी एक स्कीम है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कीम के तहत, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर कुछ, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लेबर काम करे, तो कह रहे हैं कि जो लोग अपना घर बनवाना चाह रहे हैं, वो चाहे तो 90 दिन के लिए, यानी 30 डेज के लिए अनस्किल्ड लेबर को फ्री में हायर कर सकती हैं, यानी अब वो पैसा चार्ज नहीं करेंगे, वहाँ से वो एम्प्लॉयज ले सकती है, ठीक है। एंड कैन अवेल अ लोन अप टू ₹70,000 फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। अब वो 70,000 रुपये उधार भी ले सकते हैं घर बनवाने के लिए, ठीक है। और वो कह रहे हैं जो घर बनेंगे, इन घर में क्या क्या फैसिलिटीज आपको अरेंज करवाई जाएंगी। एक टॉयलेट होगा, एलपीजी का कनेक्शन होगा, गैस कनेक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा, और वाटर कनेक्शन होगा। ठीक है, एक वाटर कनेक्शन भी आपका होगा कि आपको पीने के लिए पानी मिल सके। सर वाटर कनेक्शन मतलब समझा दो जरा थोड़ा सा। वाटर कनेक्शन मतलब क्या है? तो आपके घर के अंदर सबमर्सिबल लगी होगी, या फिर आपके घर में कोई मोटर वगैरह का कनेक्शन लगवा देंगे, या फिर कोई किसी एजेंसी से वाटर के पाइपलाइन डलवा देंगे कि आपको पीने के लिए पानी आपके घर में आता रहे, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY was launched on January 13, 2016. Under this scheme, farmers will have to pay a uniform premium of 2% for all kharif crops and 1.5% for all rabi crops। वो कह रहा है ये स्कीम ऐसे, इसके अंदर फार्मर्स को ना एक यूनिफॉर्म प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब वो यूनिफॉर्म प्रीमियम कितना है? अगर खरीफ की क्रॉप है तो केवल 2%, और रबी की क्रॉप है तो 1.5%। मतलब क्या, भी समझेंगे। फॉर एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चरल crops, farmers will have to pay a premium of 5%. The remaining share of the premium will be borne equally by the center and respective state government। इक्वली मतलब क्या? 50-50 है ना। अंडर PMFBY scheme, there is be no upper limit। वाह, there is be no upper limit, सेंटेंस गलत है, there is no आया केवल, ठीक है। there is be कोई सेंटेंस नहीं है, दो तो बी फॉर्म नहीं आती एक साथ। There is no upper limit on government subsidy, and even if balance premium is 90%, it will be borne by the government।
The scheme also provides a farm level assessment for localized calamities including hailstones, unseasonal rains, landslides एंड इनंडेशन. ये इनंडेशन एक नया वर्ड है, आई थिंक ये आप नोट कर लो. कैलेमिटीज तो आपको पता ही है, डिजास्टर्स के बोलते हैं. हेल स्टोन से आपके उसको बोलते हैं, ओले पड़ते हैं उनको बोलते हैं. ठीक है, ये आप नोट कर लो, आप शायद ना पता हो. नोट कर लिया. इन दोनों को एक साथ ही पढ़ना है ना. फ्लड है इसका मीनिंग. ठीक है, फ्लड. ठीक है, ठीक है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. फसल बीमा योजना नाम से क्या समझ में आ रहा है? एक तो फसल यहाँ पे आ रहा है और एक बीमा आ रहा है. बीमा मतलब इंश्योरेंस. तो बेसिकली क्या होता है, फार्मर्स क्रॉप ग्रो तो करते हैं, ट्राई तो करते हैं, फार्मिंग करते हैं तो. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे कुछ डिजास्टर्स आ जाते हैं, ऐसे कुछ अनवांटेड डिजास्टर्स आ जाते हैं. कैसे कैसे? कोई हेल स्टॉर्म्स आ गई, अनसीजनल रेन आ गई, हेवी रेन, या फिर फ्लड वगैरह आ गई, जिससे उनकी क्या होगी, क्रॉप खराब हो गई. तो अब क्या करें? फार्मर्स का तो नुकसान हो जाएगा. फार्मर्स ने इतना खर्चा किया है अपनी क्रॉप्स पर. अब ये तो क्रॉप सारी खराब हो जाएंगी इन चीज़ों से. तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप उनका इंश्योरेंस कराओ. इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको पता होगा, इंश्योरेंस कराओ ताकि उनको कुछ भी होता है तो उनकी जगह पे एक सर्टेन अमाउंट आपको मिल जाएगा, जिससे आपको थोड़ा सा खर्चा कम हो जाएगा. आपके अगर 2 लाख रुपए की आपकी क्रॉप खर्च हुई है तो हो सकता है आपको 1.5 लाख रुपए मिल जाए. तो आपका जहाँ पर लॉस 2 लाख रुपए का होने वाला था, आपका केवल 50,000 का होगा. 1.5 लाख रुपए आपके रिम्बर्स हो जाएंगे, आपको वापस मिल जाएंगे एक इंश्योरेंस कंपनी से. तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्री में ही बेनिफिट देगी? नहीं. इंश्योरेंस कंपनी तो आपसे एक प्रीमियम चार्ज करेगी. वो कहेगी मुझे भी तो पैसा दो. तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे काम कर रही है, तो वो कह रही है इंश्योरेंस कंपनी का जो भी प्रीमियम होगा, तो कह रही है कि फार्मर्स को 100% प्रीमियम पे नहीं करना. अगर खरीफ की क्रॉप्स हैं तो केवल 2% पे करना है. रबी की क्रॉप्स हैं तो 1.5% पे करना है प्रीमियम केवल. या फिर आप अगर ऐसा कर रहे हो, आप अपने पर्पज़ के लिए नहीं, आप एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए बहुत बड़े लेवल पे बेचने के लिए फार्मिंग करते हो, और बड़े लेवल पे बेचने के लिए, बहुत बड़े लेवल पर है ना, बिजनेस यूनिटीज वगैरह को, जो मॉल वगैरह होते हैं उनको बेचने के लिए अगर आप करते हो, तो 5% आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा. और जो रिमेनिंग जो शेयर आएगा, वो रिमेनिंग शेयर कौन बेयर करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में 50-50 करेंगे. ठीक है, तो कौन सी स्टेट करेगी? अरे जिस स्टेट के फार्मर्स है उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट करेगी. ठीक है. और कह रहे हैं इस स्कीम के अंदर कोई भी अपर लिमिट नहीं है सब्सिडी की. ठीक है, इवन इफ बैलेंस पेमेंट इज 90%, अगर बैलेंस पेमेंट 90% भी बचता है तो अभी वो सारा कौन पे करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी. ठीक है. ये रीजन लिखा हुआ है कि ये स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड फार्म लेवल असेसमेंट फॉर लोकलाइज्ड कैलेमिटीज. यानी आपको ये स्कीम के अंदर हम आपको ये बेनिफिट भी देते हैं, हम आपको असेस करके बताएंगे कि आपके वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है या नहीं आने वाली. यानी एक तरीके से फोरकास्टिंग, आपको वेदर फोरकास्टिंग वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे. ये था फसल बीमा योजना. एक और है प्रधानमंत्री जन धन योजना. जन धन योजना, a social upliftment scheme called the Jan Dhan Yojana, was announced by the Prime Minister Narendra Modi on August 15, 2014. Under the scheme, बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपन फॉर द पुअर. ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर सभी पुअर लोगों को क्या खोले गए, फ्री में बैंक अकाउंट खोले गए. इस अकाउंट हैज अ लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000. और इन अकाउंट वालों को तो फ्री में इंश्योरेंस कवर मिल गया कि अगर इनको अगर इनका कुछ होता है, इनको इनका एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है, तो उनको उस एक्सीडेंट वगैरह होने पर, उस अनवांटेड इवेंट होने पर 30,000 रुपये से क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा. 2 सेकंड रुकना. ठीक है, बेनिफिट मिलेगा. नहीं, एक अकाउंट तो फ्री में खुला ही खुला, और उस अकाउंट के ऊपर वो क्या मिला, एक इंश्योरेंस कवर ही मिलेगा कि अगर उनको खुशी होता है तो उनके अकाउंट में 30,000 रुपीज़ आते हैं. ठीक है, यानी 30,000 तो कब आएंगे इंश्योरेंस में, जब आपकी डेथ हो जाएगी. ठीक है, एंड एडिंग टू दिस, ये तो लाइफ इंश्योरेंस है. ठीक है, जब आपकी लाइफ को खतरा मिलता है. और एडिंग टू दी 1 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो 1 लाख रुपीज़ आपको एक्सीडेंट के टाइम पे भी मिल जाएंगे. ठीक है, बेनिफिट ऑलरेडी अवेलेबल अंडर द अकाउंट.
द अकाउंट इज अकम्पनीड विद अ रुपे इनेबल डेबिट कार्ड। सर ये क्या मतलब, काफ़ी तरह के कार्ड आते हैं, प्रीमियम, ठीक है, रुपे, कुछ तरह के डेबिट कार्ड आते हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो अकाउंट है ना, इस अकाउंट में जो आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा वो रुपे वाला अकाउंट में डेबिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। दिस स्कीम इज एम्ड at improving the lives of millions of Indians poor by bringing them into financial mainstream and freeing them from the clutches of money lenders by insurance cover। तो वो कह रहा है इस स्कीम से काफ़ी लोगों की लाइफ इम्प्रूव, पुअर लोगों की क्या लाइफ हुई है, इम्प्रूव हुई है। कैसे? एक तो उनको अपने फाइनेंशियल सिस्टम में हम लेकर आए, जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे उनको बैंक से लेकर किया गया, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में उनको ऐड किया गया। एंड फ्रीइंग देम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स, अब वो दूसरों से पैसा उधार मांगने आते, अब वो सीधा बैंक से पैसा ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से उनको क्या हो गया, बेनिफिट मिल गया। और वेल गिविंग द बेनिफिट इंश्योरेंस कवर, एक फ्री में इंश्योरेंस कवर भी उन्हें मिल गया। ये सारे बेनिफिट उन्हें हुए। आई थिंक ये लास्ट स्कीम ही आपकी है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वेरियस प्रोग्राम्स सच एज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP, Integrated Rural Development Program, and Rural Guarantee Program, RLEGP, to help the poor. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act। सर ये क्या है? अभी हमने पीछे कुछ पढ़ा था मनरेगा, तो ये वही मनरेगा है। एम मतलब महात्मा गांधी, एन मतलब नेशन, आर मतलब रूरल, ए मतलब एम्प्लॉयमेंट, जी मतलब गारंटी, मनरेगा, ए मतलब मनरेगा लिख लो यहाँ पे शॉर्ट में, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लो या फिर वहाँ पे फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है। 6 to provide 100 days of guaranteed wage employment to rural household। वो कहता है गवर्नमेंट ने एक IRDP और RLEGP स्कीम लॉन्च की पुअरों की हेल्प के लिए, और एक मनरेगा स्कीम भी लॉन्च की, ठीक है। अब बाकी स्कीम में क्या होता है बताया नहीं, अब वो मनरेगा बता रहे हैं कि मनरेगा में उन्होंने बताया कि हम गारंटेड वेज प्रोवाइड करेंगे किसको, रूरल हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट के लिए। यानी गाँव के लोग अगर हमारे यहाँ इस स्कीम के अंदर आते हैं और एम्प्लॉय बनते हैं, हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनते हैं, तो उनको 100 दिन का तो गारंटेड वेज मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो काम करें, चाहे उनको काम करने के लिए भेजा जाए, चाहे काम करने के लिए ना भेजा जाए। तो ये भी एक बेनिफिट है, ठीक है। तो कितनी स्कीम हो गई आपकी? 11 स्कीम हो गई टोटल आपकी। कितनी होगी? 11। कौन कौन सी स्कीम्स हो गई हैं? पहला तो वो कह रहे हैं लैंड वाला, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं वो लैंड एक्विजिशन, उसको भी लैंड वाला ही याद रख लेते हैं, ठीक है। एक है नेशनलाइजेशन, ठीक है, वेजेस एक्ट वर्कर्स के लिए, आयुष्मान भारत हेल्थ वाला, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ठीक है, SMS के लिए, फार्मर्स के लिए। तो इसको आप एस याद रख लो, ऐसे याद रख लो, सारे प्रधानमंत्री तो सौ के नाम क्या है ये। एक यूजल योजना LPG के लिए, ठीक है, एक घर के लिए, घर के लिए, ठीक है, ग्रामीण, जी फॉर घर याद रख लेना बेशक, जी फॉर ग्रामीण, जी फॉर घर, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप्स के इंश्योरेंस के लिए, बीमा याद रख लो उसको, ठीक है। जनधन योजना, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, जनधन, JDY, इसको कैसे याद रख लेना, ठीक है। इसके ट्रिक वगैरह बाद में देखते हैं, अभी तो मैं एक रिवाइज कर रहा हूँ। और एक IRDP, और एक RLEGP, और एक मनरेगा स्कीम जो है ये भी लॉन्च की है। कुछ 11 स्कीम्स हैं, इनकी नोटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। Farmers contribute to premium reduce significantly user simple and smart technology through phones and remote sensing of quick estimation and early settlement of claims. New scheme removes the previous capping of on premium so that farmers get full sum insured. Multiple localized risking and post harvest logs taken into account to ensure that no farmer is alone in times of distress। कुछ काम का नहीं है, मैं बता दूँ फिर भी क्या कह रहे हैं। ये एड है प्रमोशन इनकी स्कीम का। वो क्या, फार्मर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रीमियम रेड्यूस टू सिग्निफिकेंटली, वो क्या, फार्मर का जो कंट्रीब्यूशन है प्रीमियम को पे करने में वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो गया है, ठीक है। न्यू स्कीम रिमूव्स द प्रीवियस कैपिंग ऑन प्रीमियम सो दैट फार्मर्स गेट फुल सम इंश्योर। पहले की स्कीम रही होगी वहाँ पर एक कैपिंग लगी थी, कैपिंग मतलब लिमिट, कैपिंग मतलब कि लिमिट लगी थी, क्या, ठीक है।
कि अगर आप इतना प्रीमियम पे करोगे तो आपको इतना ही सम, आपको इतना ही केवल, अब कोई लिमिट नहीं है, अब तो आपको पूरा का पूरा फुल सम, सम मतलब यहाँ पे अमाउंट से, तो पूरा अमाउंट आपको इंश्योर किया हुआ मिलेगा, ठीक है, आपकी लिमिट नहीं है। मल्टीपल लोकलाइज्ड रिस्क एंड पूर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस टेकन इनटू अकाउंट टू एंश्योर दैट नो फार्मर आर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर को ध्यान रखा गया है, और ऐसा नहीं कि अगर आपकी क्रॉप, मतलब क्रॉप अभी आपकी कटी नहीं है और आपको लॉस हो जाएगा तो ये आपको लॉस हो जाएगा। क्रॉप कटने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, पोस्ट के बाद, हार्वेस्ट होने के बाद, अगर क्रॉप कटने के बाद भी आपके क्रॉप का लॉस हो जाता है ना, तब भी हम आपको इंश्योरेंस का अमाउंट देंगे। यूज ऑफ सिंपल एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी थ्रू फोन्स एंड रिमोट सेंसिंग फॉर क्विक एस्टिमेशन एंड अर्ली सेटलमेंट ऑफ लॉस। यानी बैंकों के, इंश्योरेंस कंपनियों की शक्ल लगाने की जरूरत है भी नहीं, आपके बस फोन वगैरह से भी आप क्या कर सकते हो, उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ होमवर्क है, मैं ज़रा होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क एक ही क्वेश्चन रह गया था, आपको कुछ 4 स्कीम इसके अंदर लिखनी है, तो पढ़ना। कल इस चैप्टर में ख़त्म करा दूंगा, कल कैसे ख़त्म कराऊंगा, कल थोड़ा सा ये पढ़ाना है और थोड़ा सा ये स्कीम्स के बारे में लिखवाना है, ठीक है।